आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर के बारे में। और सेकंड फीचर जो है वो तो आपको मालूम चलेगा ही, लेकिन यहाँ पे आपका जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और इस टॉपिक में आपको दो कंट्री के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पहला आपका चाइना और दूसरा मैक्सिको। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले वाले क्लास में देखा, आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया गया। पाकिस्तान को जब आपने पढ़ा तो सबसे लास्ट वाले एक पॉइंट में लिखा हुआ था दो लाइन में कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर्स क्या है। लेकिन उसी तरीके से आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको चाइना और मैक्सिको के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चाइना में क्या सिस्टम था। लिखा हुआ चाइना के बारे में कि इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेनमिन जाइबियो डहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देखो कितना खतरनाक नाम है, ये चाइनीज नेम है। इतना यदि आपको याद नहीं भी रहे तो इसको आप इंग्लिश में नेशनल पीपल्स कांग्रेस कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो है ना नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये वहाँ के पार्लियामेंट्री हाउस का नाम है। जैसे हमारे इंडिया में किस नाम से हम जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से चाइना में उसके पार्लियामेंट हाउस को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो चाइना में ना हर एक 5 साल पे इलेक्शन होता है, किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए, ताकि पार्लियामेंट में चुने हुए मेंबर जाएं वहाँ पे बैठे और चाइना के लोगों के लिए अच्छे अच्छे नियम कानून वो लोग बनाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, तो चाइना में भी हर एक 5 साल पे इलेक्शन होता है। आगे देखते हैं फिर। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, यहाँ पे ना नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा गया, इसका मतलब पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में मालूम है आपको कौन कौन लोग आके बैठेंगे? कौन कौन लोग? सारे हमारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोग उसको वोट करेंगे, चुनेंगे और जाके वो बैठेंगे। तो उन सारे के पास ये पावर होता था कि वो अपना क्या चुन सके, एक प्रेसिडेंट चुन सके। ठीक है, उनके पास पावर होता था। उसके बाद इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो चाइना में हर एक 5 साल में इलेक्शन होता है। हर एक 5 साल पे इलेक्शन होता है तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठते हैं, और वो सारे के सारे मेंबर मिल के एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जो कि उस पूरे चाइना का क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। तो 3000 मेंबर्स यानी कि 3000 एमपीज चुन के आते हैं चाइना में, और वो सारे के सारे लोग मिल के एक अपना प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है, आगे सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। लेकिन कुछ मेंबर जो है वो आर्मी के द्वारा चुना जाता है, आम नागरिक के द्वारा नहीं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो आर्मी के द्वारा चुना जाता है कुछ मेंबर, सारे नहीं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स तो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन कुछ मेंबर जो है वो आर्मी इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आर्मी ज़्यादा आदमी को वोट दे देगा, यानी कि आर्मी यदि किसी मेंबर को वोट देना ज़्यादा तो वो जीत जाएगा, जाके पार्लियामेंट में बैठेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा हाँ, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है कंडीशन चाइना का, है ना। आगे देखते हैं फिर। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन यहाँ पे चाइना में ना गड़बड़ी भी है। देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में हर एक आदमी के पास आज़ादी है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। सपोज मान लीजिए कि यदि मेरा मन करेगा इलेक्शन लड़ने का, तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे, चुनाव लड़ लेंगे, है ना। क्या हमको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है? नहीं है, ये इंडिया में छूट है। लेकिन चाइना में यदि कोई आदमी चाहता है कि हम इलेक्शन लड़े और हमको लोग वोट दे, हम भी जाके पार्लियामेंट हाउस में बैठेंगे, तो ये संभव नहीं है। चाइना में हर आदमी को चुनाव लड़ने से पहले वहाँ पे एक पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उससे परमिशन लेना पड़ता है। सोचो, यानी कि यदि आप चाइना में हैं और आप चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, तो आप अपने मन से चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं, आपको जाके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये वो पार्टी है चाइना का जो सबसे बड़ा पार्टी है, और इसके इजाज़त के बिना वहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेयर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अब सवाल यहाँ पे ये है कि चाइना में कौन कौन लोग चुनाव लड़ सकता है। देखिए, पहला बात तो यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा किससे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। और यदि कोई परमिशन नहीं लेना चाहता है
तो इसमें ज़रूरी है कि उसको वो जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का या तो मेंबर होना चाहिए, या फिर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ छोटे छोटे 8 और पार्टी मिले हुए हैं, उनमें से कोई एक मेंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे इसको समझिए आप ऐसे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का सबसे बड़ा पार्टी है, और उस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 8 छोटे छोटे पार्टी चाइना का और मिला हुआ है। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जितने सारे मेंबर हैं, उन सारे लोगों को ये परमिशन नहीं कि वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वो उस पार्टी का मेंबर है। इसके साथ ही साथ जो 8 पार्टी और है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिला हुआ है, उन 8 पार्टी के भी सारे मेंबर के पास ये राइट है कि वो चुनाव को लड़ सकता है, क्योंकि वो सब तो एक ही साथ में है ना। तो यहाँ पे 2 तरीके से परमिशन मिलता है। पहला तो ये कि आपको जाके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा यदि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं तो, पहला। और दूसरा, यदि आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से हैं या फिर उस पार्टी से हैं जो पार्टी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में मिला हुआ है, तो फिर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखते हैं फिर, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अच्छा बताइए कि जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का सबसे बड़ा पार्टी है और इसके साथ छोटे छोटे 8 और पार्टी मिले हुए हैं, तो भाई ये तो सभी का अधिकार हुआ ना कि गवर्नमेंट में कौन आएगा, कौन सा पार्टी गवर्नमेंट में आएगा, यानी कि कौन से पार्टी पूरे चाइना को चलाएगा। लेकिन यहाँ पे नियम ये था कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चाहे कितना ही छोटा छोटा पार्टी जाके क्यों ना जुड़ जाए, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा किसका बनेगा? कम्युनिस्ट पार्टी का ही बनेगा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, फिर से रेल मंत्री, खेल मंत्री, जो भी होगा वो सारा का सारा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो छोटे छोटे 8 पार्टी हैं वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में सिंपली एक मुखौटे के तौर पे मिला हुआ है बस, और कोई बड़ा बात नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा चाइना के बारे में। तो चाइना के बारे में आपको यहाँ पे ये जानना पड़ेगा, और चाइना में अभी भी यही सिस्टम है। चाइना में यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है, और यदि वो परमिशन नहीं लेना चाहता है तो कंपलसरी है कि वो किस पार्टी का मेंबर होना चाहिए, या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का होना चाहिए, नहीं तो फिर वो छोटे छोटे जो 8 पार्टी हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिला हुआ, उनमें से वो किसी एक का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा जो गवर्नमेंट बनेगा चाइना में वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ही गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है, ये केस था हमारा चाइना का। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारा एक छोटा सा और कंट्री है मैक्सिको के बारे में। चलिए, मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, याद रखिएगा, चाइना में जो पार्लियामेंट हाउस है उसका नाम क्या था? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, और ये उसका पूरा का पूरा चाइनीज़ नेम है, याद रखना चाहें तो याद रख लीजिएगा। हमको नहीं लगता कि जल्दी नाम इसका याद हो पाएगा, है ना, बहुत खतरनाक नाम है। खैर, आगे बढ़ते हैं, मैक्सिको के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, मैक्सिको गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। 1930 में मैक्सिको आज़ाद हो गया, यानी कि यहाँ पे भी जो है पहले ब्रिटिशर्स का ही कब्जा चलता था। ठीक है, तो 1930 में मैक्सिको को आज़ादी मिल गई। उसके बाद फ्रॉम 1930 टू 2000 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू एलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। देखिए, 1930 में मैक्सिको को आज़ादी मिला, 1930 से लेकर 2000 तक, यानी कि टोटल 70 ईयर्स लगातार मैक्सिको में हर एक 6 साल पे इलेक्शन होता था। जैसा डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है वैसे, लेकिन हाँ, हमारे भारत में हर एक 5 साल पे होता है, चाइना में भी हर एक 5 साल पे होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिको में हर एक 6 साल पे इलेक्शन होता रहा। लगातार 70 साल तक मैक्सिको में 6 साल पे हर एक बार इलेक्शन होता रहा। और किसको चुनने के लिए? प्रेसिडेंट को चुनने के लिए कि आखिर मैक्सिको को भाई रूल करेगा कौन। ठीक है, उसके बाद द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट until 2000 every election was won by a party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब जरा समझिए ध्यान से। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट until 2000 every election was won by a party called PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उसके बाद अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज्ड टू विन। देखिए, मैक्सिको को आज़ादी कब मिला बताइए? 1930।
1930 से लेकर 2000 तक हर एक 6 साल पे वहाँ पे इलेक्शन होता रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन 2000 तक हर बार जो इलेक्शन जीता वो एक ही पार्टी जीता इलेक्शन, वो था पार्टी हमारा PRI। अब यहाँ पे PRI है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर P का मतलब पार्टी पहले होना चाहिए था, R का मतलब रेवोल्यूशनरी पहले होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बस अलग है। इस यहाँ पे I लास्ट में है लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पहले लिख दिया, तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। समझिएगा ध्यान से कि 1930 में मैक्सिको आज़ाद हो गया और 1930 से लेकर 2000 तक लगातार मैक्सिको में एक ही पार्टी इलेक्शन को लगातार जीतता आ रहा था, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उसके बाद अपोजिशन पार्टीज डिड कंस्ट्रक्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी जो थे ना, यानी कि इस पार्टी के PRI पार्टी के अलावा भी जो दूसरा पार्टी था मैक्सिको में, वो भी चुनाव लड़ता था लेकिन कभी जीत नहीं पाता था, ठीक है। द PRI वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि लगातार 70 साल तक जो PRI पार्टी इलेक्शन जीतता रहा ना, उसके पीछे वो हर बार गंदा तरीका अपनाता था इलेक्शन को जीतने के लिए। मतलब कि डरा धमका के वोट ले लेना, मारपीट के वोट ले लेना, और वो चुनाव को जीत जाता था, ठीक है। ऑल दोज हु वेयर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स वेयर फोर्स्ड टू वोट फॉर द PRI। सोचिए, अब चूंकि 70 साल से लगातार किसका गवर्नमेंट है मैक्सिको में? PRI पार्टी का। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थे या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट का मीटिंग होता था, वहाँ पे लोगों को फोर्स किया जाता था कि तुम जो है ना वोट अपने PRI पार्टी को ही देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पटना में सचिवालय है, सचिवालय में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन सचिवालय में सारे लोगों को यह कहा दिया जाएगा कि आप PRI पार्टी को ही वोट देना। तो वहाँ पे वही सिस्टम चलता था और यही कारण है कि वो बार बार PRI पार्टी जीत जाता था। लेकिन क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए? आप कभी किसी को फोर्स कर सकते हैं डेमोक्रेसी में? नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे हो रहा था। उसके बाद टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर दी PRI। और जो मैक्सिको के सरकारी स्कूल थे वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों के पेरेंट्स को भी फोर्स किया जाता था कि आप जो है ना PRI पार्टी को ही वोट कीजिएगा, ठीक है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। जरा देखिए ध्यान से। और जो हमारा अपोजिशन पार्टी था, PRI पार्टी तो हमारा रूलिंग पार्टी था वहाँ का, उसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी था वो हमेशा अपोजिशन के एक्टिविटी को इग्नोर करता था। मतलब कि यदि कोई अपोजिशन पार्टी नाराबाजी कर रहा है PRI पार्टी के खिलाफ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऐसा, तो वो इस चीज़ को मीडिया में नहीं दिखाता था, टीवी में नहीं दिखाता था। और दूसरा बात, उल्टा वो लोग अपोजिशन पार्टी को ही क्रिटिसाइज करते थे। कौन? मीडिया वाले। लेकिन मीडिया का काम क्या होना चाहिए? चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, जो काम जो कर रहा है उसको पूरी तरीके से मीडिया टीवी पे दिखा दो, है ना। लेकिन यहाँ पे मीडिया भी किसका साइड ले रहा था? PRI पार्टी का ले रहा था, है ना। जरा सा भी अपोजिशन पार्टी के चीज़ों को नहीं दिखाता था वो। उसके बाद क्या होता था भाई? समटाइम्स द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। अब जब वोट होता है तो पोलिंग बूथ बनता है जहाँ पे कि आप जाके EVM में बटन दबाते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या होता था? लास्ट मिनट में जो है पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर देता था दूसरे जगह पे। अब जाओ आप वहाँ पे पैदल चल के जाओ, वहाँ पे जाके वोट दो। कौन देगा जाके वोट? कोई नहीं देगा वोट, है ना। तो यानी कि गलत तरीका अपनाता था PRI पार्टी चुनाव को जीतने के लिए, ठीक है। उसके बाद द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। अपने कैंडिडेट का चुनाव प्रचार करने के लिए आप देखते हैं जो विधायक या फिर जो सांसद यानी कि MLA MP जो चुनाव में खड़ा होता है कितना पैसा खर्च करता है ना। गाड़ी पे घूमता है, बड़े बड़े बैनर लगाता है, बड़े बड़े पोस्टर लगाता है ना। तो PRI पार्टी जो है चुनाव को जीतने के लिए बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च करता था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो पैसा खर्च करेगा, जो गलत तरीके से चुनाव को लड़ेगा वो जीत ही जाएगा, ठीक है। यही कारण था कि PRI पार्टी बार बार जीत जा रहा था। उसके बाद इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग चाइना के बारे में देखें, देखिए यहाँ पे ना
मैक्सिको कितना भी था तो थोड़ा बहुत बढ़िया ही था चाइना से, है ना। देखिए मैक्सिको में हालांकि हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार तो है ना, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है मैक्सिको में, लेकिन चाइना में तो हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का भी परमिशन नहीं था। तो कहीं ना कहीं चाइना से थोड़ा कंडीशन जो था मैक्सिको का वो बेहतर था, लेकिन है तो दोनों खराब, क्योंकि मैक्सिको में पीआरआई पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीत रहा है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन मैक्सिको पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। देखिए चाइना में लोगों को चुनाव लड़ने का परमिशन मिलता, यदि कम्युनिस्ट पार्टी देता था तो ही वो चुनाव लड़ता था, लेकिन मैक्सिको में किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिको में लोगों के पास चॉइस है कि हाँ भाई हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या असल मायने में उसके पास कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है। यानी कि उनके पास चॉइस होने के बावजूद भी कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप चुनाव में खड़े हो या ना हो, पीआरआई पार्टी ही जीतेगा। कैसे जीतेगा भाई? गलत तरीके को अपना के जीतेगा। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पे होता रहता था। उसके बाद देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेयर अगेंस्ट इट। सोचो, यानी कि कोई चांस ही नहीं बनता था मैक्सिको में कि पीआरआई पार्टी को कोई हरा सके। यहाँ तक कि लोग भी यदि सारा का सारा वोट पीआरआई के अगेंस्ट में देता था फिर भी पीआरआई पार्टी जीत जाता था। सोचो फिर भी कैसे जीत गया भाई? कहीं ना कहीं ये जो है ईवीएम मशीन में या फिर वोटिंग मशीन या फिर वोटिंग सिस्टम में ही ये गड़बड़ी कर देता था। ठीक है, उसके बाद दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। तो ये क्या फेयर इलेक्शन हुआ? फेयर मतलब होता है सही, कहीं पे भी कोई चीटिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हर मोड़ पे ही चीटिंग है ना। तो ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर्स आपको लास्ट में बताया गया है। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो यहाँ पे ये बताया गया है डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर्स में कि भाई देखो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। मतलब कि पूरी तरीके से उसमें पैसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर पे पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन जो है वो सही तरीके से हो। और दूसरा बात यहाँ पे ये है कि जो अभी फ़िलहाल रूल कर रहा है उसको चुनाव हारने का भी डर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार वो जीत गया तो ज़िंदगी भर वही जीतते जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो हारे भी, और वो कब हारेगा? जब वो कोई गलत तरीका नहीं अपनाएगा, है ना, लोग उसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। तो ये चीज़ हो गया। तो सेकंड फीचर्स का कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ज़रा सा भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर्स। और डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे नए वाले टॉपिक में। टॉपिक का नाम है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।